गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। नमस्ते। आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जीवन शैली से संबंधित क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसके बारे में आज का लेक्चर है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉर लिविंग हेल्दी लाइफ व्हाइल एजिंग। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम लाइफ के अलग अलग फेज में से निकलते हैं। बचपन आया, फिर उसके बाद में एडोलेसेंस, फिर एडल्टहुड आती है, फिर धीरे धीरे ओल्ड एज आती है। तो जीवन के हर भाग का उनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख के हमें रहना सीखना पड़ता है। तो बचपन में हम जिस तरह से रहते थे या एडल्टहुड में हम जिस तरह से रहते थे, वो उस समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था। अब जब हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, हमारी आवश्यकताएं शारीरिक मानसिक हर तरह की बदलती जाती हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर थोड़ा सा सोच के मैंने ये लेक्चर बनाया है। 10 ऐसे सुझाव मैंने सोचे हैं कि जिनका बहुत ही महत्व है और हर एक का जबरदस्त इफेक्ट लाइफ में देखने को मिलेगा। जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकल है, अप्लाइड है। बहुत नज़दीक से मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों में, खुद में भी इन सब चीज़ों को आजमा के देखा है। तो एक एक करके उन 10 सुझावों को देखते हैं कि ऐसी कौन सी 10 बातें हैं कि जिन्हें अगर हम अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुधार होगा ही, और आगे का जीवन निश्चित रूप से अभी से ज़्यादा सरल और स्वस्थ भी होगा। तो पहला जो पॉइंट है, एक्सरसाइज। अब ये जो मैंने क्रम दिए हैं 1 2 3 4 करके 10 तक, ये जरूरी नहीं है कि नंबर वन ही है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक पॉइंट नंबर 1 पे आ सकता है। और ये आगे इस पे डिपेंड करता है कि हमारी जीवन की आवश्यकताएं इस समय क्या है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज इज नंबर 1, लेकिन अभी उनको क्रम देना जरूरी था, इसलिए एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज के बारे में 4 तरह की एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। और ये जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो बस अभी इसको शुरू करना ही है कल से, ये सोच के इन सब चीजों को सुने, क्योंकि इसमें से एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको कल से शुरू ना किया जा सके। तो आप में से कई ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इन सब चीजों को कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे कि इसमें से काफी कुछ कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि जो अभी सोच रहे होंगे कि कोई बताए या कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाए तो उस तरह से चलना शुरू करें उस पर। तो अब ये इन्फॉर्मेशन हाथ लग रही है आज, इसके बारे में बड़ा गंभीरता के साथ में हमें सुनना भी है, समझना भी है और उसको जीवन में उतारना भी है। तो जो 4 तरह की एक्सरसाइज, ये क्यों जरूरी है? तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा हलन चलन धीरे धीरे कम होने लगता है, कुछ लोगों का तो पूरा बंद ही हो जाता है। हमारा शरीर अगर उसको श्रम नहीं पहुंचता, शारीरिक श्रम जिसको कहते हैं फिजिकल वर्कआउट, तो यह स्वस्थ नहीं रह सकता। तो इसको श्रम पहुंचे उतना वर्कआउट, कसरत मिलनी ही चाहिए। तो 4 अलग अलग तरीके की कसरतें हम शरीर को दे सकते हैं, और इसमें से 3 तो आवश्यक हैं और चौथी ऑप्शनल है, लेकिन उसका भी बहुत महत्व है। तो पहली कसरत वॉकिंग, चलना, और ये भी मीडियम इंटेंसिटी वाला होना चाहिए। उसका मतलब है कि धीरे धीरे वाला, और
उसकी स्पीड करीबन 80 से 100 कदम 1 मिनट में, और ये डेली मिनिमम 20 मिनट्स। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे शरीर की आवश्यकता है। अगर समय ज़्यादा है और अगर हम ज़्यादा चल सकते हैं ज़्यादा समय के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बिना थकान के जितना चल सके, लेकिन कम से कम 20 मिनट ये आवश्यक है। दूसरी एक्सरसाइज कार्डियोवैस्कुलर, जिससे कि हमारे हृदय को कसरत मिलती है। ये हमें हफ्ते में 1 बार करनी है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर कोई जॉगिंग वगैरह करता है, अभी तक कर रहा है, तो उसको वो कंटिन्यू रखना चाहिए 10 से 20 मिनट के लिए। कोई सूर्य नमस्कार अगर करता है अभी तक, तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, वो भी कार्डियोवैस्कुलर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हल्का-फुल्का गेम्स एंड स्पोर्ट्स वगैरह। फिर एकदम सरल वाली अगर कोई एक्सरसाइज ढूँढें, तो साइक्लिंग घर पे भी कर सकते हैं, और जो रियल आउटडोर साइकिल होती है, उसमें भी 20 मिनट साइकिलिंग हफ्ते में 1 बार। और ये इतनी स्पीड में करना चाहिए ताकि हृदय को कसरत मिले। हृदय की धड़कन 2-4 मिनट के अंदर 1.5 गुना हो जानी चाहिए, एक थंब रूल, उस हिसाब से कसरत मिलनी चाहिए। तो ये हफ्ते में 1 बार, 2 बार भी चलेगी, 1 से 2 बार हमारी आवश्यकता है। अब तीसरी तरह की जो कसरत है वो है योग, या योग जैसी शरीर को वर्कआउट देने वाली कोई दूसरी कसरत। तो योग में जनरली स्पीकिंग ओल्ड एज में जो योग हम करते हैं उसमें सूक्ष्म क्रियाएं आती है, आसनों की एक सीरीज आती है, आपके शरीर के फिटनेस को ध्यान में रख के, अगर आपको कोई बीमारियां हैं तो उसको ध्यान में रख के, और फिर प्राणायाम, अगेन वही आपकी शारीरिक जो तकलीफें हैं, अगर कोई आपका फिटनेस लेवल उसको ध्यान में रख के, तो सूक्ष्म क्रिया, आसन और प्राणायाम का एक मिला जुला 45 मिनट का कार्यक्रम, ये हफ्ते में 4 से 5 दिन करना चाहिए। अगर हमको योग में इंटरेस्ट नहीं है तो एरोबिक्स, एरोबिक्स में भी इंटरेस्ट नहीं है तो हल्का फुल्का कोई गेम जैसे कि बैडमिंटन वगैरह है, ये भी हमको 45 मिनट का एक ऐसा प्रोग्राम बना के करना चाहिए। चौथा एक्सरसाइज, हमारे घर के काम। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर के काम कभी किए ही नहीं, तो अब करने पड़ेंगे, और ये इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि हमें अपने आप को एक्सरसाइज देनी है, शारीरिक भी और मानसिक भी, दोनों तरह की। तो घर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारी आदत नहीं है तो हमने कभी किया नहीं, या हमारे पास में पैसा बहुत है तो नौकर चाकर है तो वही करते रहते हैं, लेकिन अब ये सब करने का समय आ गया है। क्योंकि अभी भी अगर हम वैसे बैठे बैठे जीवन निकालेंगे, सिडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, तो फिर बीमारियों का लंबा लिस्ट आने वाला है। कसरत का मेरा ऐसा मानना है कि जो भी कोई व्यक्ति कसरत नहीं करेगा वो निश्चित रूप से बीमार पड़ने ही वाला है, और बड़ी जल्दी उसका हलन चलन बंद होने वाला है। तो अगर हमें लंबे समय तक जिंदा रहना ही है, हमको मालूम ही है कि कुछ पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे, लंबे समय तक आजकल लोग जिंदा रहते हैं, तो कम से कम शारीरिक हलन चलन तो बना रहे, उसके लिए कसरत बहुत जरूरी है। और इसलिए जहां जहां पर भी हमें कसरत करने का अवसर मिलता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो जैसे सुबह उठे, चाय बनाने का काम, नाश्ता बनाने का काम खुद करने का वो शुरू कीजिए। फिर ये जो खाना वगैरह खाने के बाद में डिश वगैरह रिंस करने का काम होता है, क्योंकि हम झूठी, हमारे जो बर्तन हैं वो तो किसी के पास में धुलवाते नहीं है, धुलवाना भी नहीं चाहिए, भाइयों के पास में भी नहीं, तो हमको खुद ही पहले रिंस करके, और फिर वो रिंस किए हुए जो बर्तन है वो तेल वगैरह साफ करने के लिए अगर हमने कोई हाउसमेट रखी है, बाई रखी है, तो उसके लिए ठीक है, या हमारे घर में डिश वॉशर है तो उसमें डाल दिया, तो वो काम खुद करना शुरू करना चाहिए। फिर अपना बिस्तर वगैरह रोज सोने के पहले और उठने के बाद में उसको सही करना, वो भी खुद ही करना चाहिए। गार्डन वगैरह में पानी देने का काम वो भी खुद करना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गार्डन है और उसमें रोज 1 घंटा लगता है तो कम से कम 15 मिनट का टाइम निकाल के वो तो कर सकते हैं। फिर हमारी गाड़ियां जो भी कुछ है, जो भी कोई व्हीकल हमारे घर में है, उसका साफ सफाई का काम, हफ्ते 15 दिन में 1 बार धुलाई का काम, ये भी खुद करना चाहिए। घर के अंदर फर्नीचर का डस्टिंग वगैरह जितना भी, इवन पानी का गिलास भी मांगना नहीं चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये सब चीजें ज्यादा महत्व की हो जाती है। अभी तक कभी हमने पानी लेके पिया ही नहीं तो बड़ा दुर्भाग्य था, अगर अभी भी नहीं पीने वाले तो और भी बड़ा दुर्भाग्य है। तो हमें
खुद अपने हाथ से पानी लेके पीना शुरू कर देना चाहिए। मैं पिछले 20 साल से अपने हाथ से ही पानी लेके पी और मैं पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से करना चाहता हूँ। तो जो भी कुछ काम हम खुद अपने हाथ से कर सकते हैं, धोने के बाद में कपड़े सुखाना, कपड़े सूखने के बाद में उनकी घड़ी करना, ये सारे काम, सब्जी-भाजी लेने जाना, पैदल चलते हुए, सारे घर के काम खुद करेंगे, तो शरीर को भी कसरत मिलेगी, मन को भी कसरत मिलेगी। और इसको बड़ा गंभीरता से लें, बड़ा गंभीरता से। तो जब हम ये सब कसरतें करते हैं, तो हमें 5 अलग-अलग तरीके के फ़ायदे होते हैं। एक तो फिज़िकल लेवल पे हमें लचीलापन बढ़ेगा, शरीर की ताकत बढ़ेगी और स्टेमिना बढ़ेगा और ये 2-3 हफ्ते में ही मालूम पड़ने लगता है। दूसरा फ़ायदा होता है फिज़ियोलॉजिकल। हमारे शरीर में जो बॉडीली सिस्टम्स हैं, जो तंत्र हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, वगैरह-वगैरह, सर्कुलेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो मल को बाहर निकालने का जो सिस्टम है, ये सारे के सारे जितने भी बॉडीली सिस्टम्स हैं, ये पहले से अच्छे से काम करने लगते हैं, क्योंकि इनको कसरत मिल रही है, सर्कुलेशन पहुँचता है वहाँ पे। बिना कसरत के ये शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। तो ये दूसरा फ़ायदा होता है। तीसरा फ़ायदा होता है, ऐसा जनरली हमको हेल्दी लगता है। ऐसा लगता है कि अभी अच्छा लग रहा है पहले से ज़्यादा। तो स्फूर्ति जैसा लगता है, एनर्जी लेवल बढ़ गया है, नींद भी अच्छे से आती है, भूख भी अच्छे से लग रही है, मानसिक तनाव भी कम हो गया या होता ही नहीं है। ये सब अपने आप ही होने लगेगा। ये तीसरा फ़ायदा। ये भी महीने 2 महीने में होने लगता है अगर कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं और शुरू करे तो। चौथा फ़ायदा होता है अगर हमें किसी तरह की कोई बीमारियाँ हैं, जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, लगभग सभी तरह की बीमारियों में कसरत करने से लाभ होगा, लेकिन सही तरीके से करना पड़ेगा। गलत करेंगे या कुछ गलत क्रियाओं का या गलत तरह की चीजों को करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो आपके शरीर की फिटनेस को ध्यान में रख के, आपकी बीमारियों को ध्यान में रख के एक कसरत का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और उस तरह से जब सही तरीके से कसरत करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होने ही वाला है। और पांचवा फायदा है साइकोलॉजिकल। इसमें मेंटल और इमोशनल दोनों ही आ जाते हैं। हमें तुरंत मालूम पड़ने लगेगा कि मन अभी पहले से ज़्यादा एकाग्र होने लगा है, सरलता से एकाग्र होने लगा है, शांत रहने लगा है, भावनात्मक संतुलन भी बढ़ा है, स्फूर्ति भी बढ़ी है, अलर्टनेस भी बढ़ी है, पहले से ज़्यादा हम सजग रहने लगे हैं और हमारा आत्मविश्वास भी पहले से बढ़ा हुआ लगता है। ये पांचों के पांचों तरह के फायदे निश्चित रूप से लोगों को होते हैं जो भी कोई नियमित रूप से एक्सरसाइज करता है। चरक ने आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि नियमित रूप से सही तरीके से व्यायाम करने वाले लोगों के शरीर में हल्कापन बना रहता है। इसका मतलब है कि भारीपन नहीं लगता, काम करने की क्षमता बनी रहती है, चुस्ती बनी रहती है और भी ज्यादा चुस्ती का एहसास होता है, दुखों को झेलने की क्षमता बढ़ती जाती है, हमारे शरीर में से मल सुचारू रूप से निकलने लगते हैं और हमारा पाचन बहुत ही अच्छे से काम करने लगता है या करता रहता है। और इसमें से ऐसी कौन सी बात है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, और ओल्ड एज में तो और भी ज्यादा। तो बहुत महत्व है एक्सरसाइज का। दूसरी चीज, जीवन शैली से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारी खाने पीने की आदतों को सुधारना पड़ेगा। अभी तक जो किया सो किया और जो नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन अब हमें जो करना है वो इसलिए क्योंकि ये हमारी आवश्यकता है। इट इज द नीड ऑफ द आवर। अगर ये नहीं करेंगे तो आगे जाके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इसीलिए सुधारना जरूरी है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि अनाज वाला पका हुआ खाना, जिसको कहते हैं कुक्ड मील, दाल भात सब्जी रोटी वाला खाना, सैंडविच वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, ये जो अलग अलग तरीके के जो होते हैं, ये जो अनाज वाला पका हुआ खाना है, ये दिन में सिर्फ 2 या 3 बार पेट में जाना चाहिए। हो सके तो सिर्फ 2 ही बार, 2 बार से नहीं चलता तो 3 बार, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। लेकिन ये 3 के अलावा अनाज वाला पका हुआ खाना बीच में कभी भी पेट में जाना नहीं चाहिए। बहुत ही गंभीर बात है ये भी। फिर खाने पीने की आदतों को सुधारने से संबंधित एक और बात ये करनी पड़ेगी कि जो हमारे 3 मुख्य आहार हैं, और ये कुक्ड मील की बात चल रही है, रॉ डाइट की बात नहीं चल रही, कुक्ड मील। तो इसमें जो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के जो टाइमिंग्स हैं उसका बहुत महत्व है।
और ये टाइमिंग भारत के जो वातावरण को ध्यान में रख के मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो विदेश के लोग हैं वो अपने उन देशों के अनुसार उसको आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट का समय है 8 बजे के पहले, सुबह 8 बजे के पहले अनाज वाला पका हुआ ब्रेकफास्ट अगर करना हो तो वो पेट के अंदर पहुंच जाना चाहिए। लंच दोपहर में 11 से 1 के बीच, हो सके तो 12 बजे के आसपास या उसके भी पहले कर लेना चाहिए। और रात का खाना अनाज वाला पका हुआ अगर खा रहे हैं तो 7 बजे के पहले पेट के अंदर पहुंच जाना चाहिए। इसके अलावा दिन में कभी भी अनाज वाला कुछ भी बीच बीच में खाना नहीं चाहिए। और अगर भूख लगती है तो सिर्फ फ्रेश फ्रूट खाने की आदत डालिए। तो ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में भूख लगी 2-3 घंटे के बाद, अभी लंच थोड़ा दूर है तो फ्रेश फ्रूट खा लिया। फिर लंच किया, 2-3 घंटे के बाद भूख लगी और अभी डिनर 2 घंटा के बाद में होने वाला है तो फ्रेश फ्रूट खा लिया। और फिर डिनर किया और उसके बाद में तो कुछ खाना ही नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर बहुत भूख लगी 2-3 घंटे के बाद तो सोने के पहले एक छोटा सा फ्रेश फ्रूट खा लिया। लेकिन अगर कुछ भी नहीं खाएंगे तो नींद ज़्यादा अच्छे से आएगी। इस तरह से दिन में सिर्फ 3 बार अनाज वाला पका हुआ खाना, और अगर 2 बार हो तो और भी अच्छा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है खाने को कम करना बहुत जरूरी है, जितनी बार आप खा रहे हैं। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कंसिडरेशन है कि हमारे डाइजेशन को और एब्जॉर्प्शन को कैसे इंप्रूव करें। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, ये निश्चित ही है, ऐसा आयुर्वेद में भी कहा गया है और कुदरती उपचार में भी ऐसा माना जाता है कि हमारा जो पाचन है वो थोड़ा सा कमजोर होने लगता है, डाइजेशन। और अगर पाचन कमजोर पड़ेगा, थोड़ा सा वीक होने लगेगा या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होने लगेगा तो एब्जॉर्प्शन भी ठीक से नहीं होगा। क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स हमको खाने में से मिलते हैं, ये बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे कब? कि जब वो खाना ठीक से डाइजेस्ट हो। अगर डाइजेशन अगर ठीक से नहीं होगा तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन ठीक से हो ही नहीं सकता। तो डाइजेशन बहुत जरूरी है। तो हमारा शरीर इस समय जैसा है, इस समय हम किस तरह से क्या खाएं कि डाइजेशन ठीक से होने लगे। अब वो 20 साल और 30 साल की उम्र में हम लारी पे खड़े होकर पानी पूरी खाते थे तो वो तो बड़े अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती थी शायद, लेकिन अभी 70 साल की उम्र में भी होगी इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हमें अब हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करना जरूरी है ताकि शरीर में पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन ठीक से हो सके। और अगर पोषक तत्व शरीर में आएंगे तो शरीर अपना काम ठीक से करेगा। क्योंकि इस शरीर को जिंदा रखने के लिए और शरीर के सारे जो बॉडीली सिस्टम्स हैं उनके काम ठीक से चलते रहें, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और ये खाने में से मिलते हैं। लेकिन ये तभी शरीर में आएंगे कि जब डाइजेशन ठीक से होगा। तो खाने को डाइजेस्ट ठीक से करना ही पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहला जो नियम हमें याद रखना पड़ेगा वो ये है कि जब पेट खाली हो और भूख लगे तभी खाना खाइए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेट खाली होने के बाद में भी भूख नहीं लगती। तो ऐसा मत मानिए कि पेट खाली हुआ मतलब भूख लगी गई होगी। नहीं, आपको सचमुच में लगनी चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि मुझे भूख लगी है। ये दोनों अलग अलग चीज है। पेट खाली होना एक चीज और भूख लगना अलग चीज। तो पेट खाली हो गया, उसके बाद में 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद में भूख लगी, और अगर भूख लगी है तो खाइए, और अगर भूख नहीं लगी तो मत खाइए। क्योंकि भूख तभी लगती है जब शरीर को बाहर से पोषक तत्व चाहिए। अगर किसी भी कारण से आपको भूख नहीं लगी तो यह मान के चलिए कि इस समय आपके शरीर को बाहर से पोषक तत्व नहीं चाहिए। और ऐसा कई बार होता है, खास करके जब शरीर शुद्धि का काम शुरू हो जाता है तो भूख लगनी बंद हो जाती है। पेट खाली होगा लेकिन भूख नहीं लगेगी। कभी दिन में एक बार नहीं लगी, कभी दोनों बार नहीं लगी, कभी पूरा दिन नहीं लगी, ये होता है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस नियम को अब जीवन में बिल्कुल उतार ही लीजिए कि खाना बन गया है तो खा लिया, या किसी ने दे दिया तो खा लिया, या मना नहीं कर सकते, या किसी को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, अब तो बस यही एक रूल है। अगर हमें सचमुच में बीमारियों से बचना है या बीमारियों जो है उसको कम करना है, वो और बढ़ ना जाए, वो करना है, तो ये नियम तो उतारना ही पड़ेगा जीवन में। एक और बहुत महत्वपूर्ण काम, ईट इन मॉडरेशन। उसका मतलब है कि खाने का प्रमाण कम करना पड़ेगा। पहले हम जितना खाना खाते थे, आहार की जो हमारा जो क्वांटिटी जो हुआ करता था,
तो हमारे मन में बैठ गया है कि हम तो पहले इतनी रोटी खाते थे, इतना चावल खाते थे, इतना ये इतना वो, अब उसको कम करना पड़ेगा। तो जो हमको जो आदतें हैं उसको बदलना पड़ेगा, तब जाके वो जो खाने को क्वांटिटी को जब कम करेंगे, उसकी मात्रा को कम करेंगे, तो डाइजेशन ठीक से होगा। आयुर्वेद में, मैं कोई आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन आयुर्वेद पढ़ने की कोई मनाही भी नहीं है। और जब हम आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग चीजें उसमें से जानने को मिलती है। उसमें से एक ये भी चीज जानने को मिली कि मात्रा का बहुत ही महत्व है आयुर्वेद में। 4-5 अलग अलग लोगों को एक ही जैसी भूख लगी है, एक ही जैसी उम्र है, जनरली सब कुछ एक ही जैसा है, और उनको चारों पांचों को अलग अलग मात्रा में अगर आप खाना दोगे तो उनके शरीर में वो अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट होगा। और जिसने सही मात्रा में खाया होगा उसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगी, उसमें से पूरा पूरा पोषण मिलेगा। और जिसने ज्यादा मात्रा खाई या उससे भी ज्यादा मात्रा खाई, उन लोगों को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। और जिसने कम मात्रा खाई उसको पूरा नरिशमेंट नहीं मिलेगा। तो मात्रा का बहुत महत्व है, और कोई डॉक्टर आपको बता नहीं सकता कि कितनी मात्रा, ये आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। यू टू फिगर इट आउट बाय योर सेल्फ। तो कम ज्यादा करके देखिए कि कितनी मात्रा में खाना खाने से आपका पेट भर जाता है। और सिर्फ पेट भर जाता है नहीं, 2-3 घंटे के बाद में आपको ऐसा महसूस होता है कि डाइजेशन बहुत अच्छे से हुआ, ये महसूस होना चाहिए। और फिर महीने 2 महीने के बाद में आपके रूप रंग में परिवर्तन आना चाहिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये डाइजेशन इंप्रूव हुआ है, इसलिए मुझे नरिशमेंट इंप्रूव हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रा को कम कीजिए। और कभी भी भूख नहीं लगी हो अगर, तो स्किप द मील। बिल्कुल अफसोस मत करिए कि अरे बढ़िया बढ़िया खाना बना था और मुझे भूख नहीं लगी तो मुझे छोड़ना पड़ गया, अरे वो तो फिर आएगा। लेकिन उसको अगर खा लिया तो उसमें से फिर टॉक्सिन ही बनने वाले हैं, और तो कुछ होने नहीं वाला। तो अगर कभी भी ऐसा लगे कि खाने का समय हो गया है और भूख नहीं लगी, छोड़िए खाना। और वो समय निकल जाने के बाद में भूख लगी तो फ्रेश फ्रूट खा लीजिए। क्योंकि पका हुआ अनाज वाला खाना, तो वो जो मैंने समय बताया है, उस समय की मर्यादा के अंदर ही खाना है। तो खाना हम जितना खा रहे हैं उतना हमारे शरीर को पोषण मिल रहा होगा, ऐसा मानना गलत है। पोषण उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में आप खाने को डाइजेस्ट कर पाते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि एक बहुत ही फेमस नेचुरोपैथ डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन ने उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ में लिखा है। चौथी बात, अब हमें उन चीजों से बचना है जो बीमारियों के मूल कारण हैं। तो इनडाइजेशन से बचना है, हमारा जरूरत से ज्यादा वजन नहीं बढ़ना चाहिए, और शरीर में टॉक्सिन नहीं बनने चाहिए, क्योंकि बनेंगे तो इकट्ठा होंगे। और ये तीनों ही चीजों से बीमारियां पैदा होती है। तो बीमारी पैदा न हो उसके लिए, इनसे बचने के लिए क्या करेंगे? तो वो जो पहले जो बताया, दूसरा और तीसरा पॉइंट, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। खाने के जो समय है वो, और खाने का जो मैंने बताया था कि पेट खाली और भूख लगे, वो दोनों। अब ये उसमें तीसरी चीज हमको ऐड करनी है ताकि इनडाइजेशन से बच सकें। ओवर ईटिंग बंद करना पड़ेगा। 30-40 साल की उम्र में थोड़ा ज्यादा खा लिया तो चलता है, एक्चुअली तो नहीं चलता, लेकिन अभी ठीक है चलता है, उसको आगे पीछे उतार लिया। या बहुत ज्यादा भागा दौड़ी की तो थोड़ा बहुत एडजस्ट भी हो गया, थोड़ी एक्सरसाइज ज्यादा की तो उसको, वेट को हमने किसी तरह से मैनेज कर लिया। लेकिन 50-55 साल की उम्र के बाद ओवर ईटिंग, तो ऐसा मान के चलिए कि अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पूर्व जन्मों के पाप कर्म आपके पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि ये समझ तो आनी ही चाहिए कि बढ़ती उम्र के साथ में ओवर ईटिंग बंद होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो ये एक इतना बड़ा परिवर्तन जीवन में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको इसकी आदत नहीं है, और अगर हमको इसकी आदत नहीं है का मतलब है कि प्रमाण में ही खाना खाने की आदत नहीं है, और ओवर ईटिंग की आदत पड़ चुकी है बचपन से लेकर अभी तक, तो उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है, और बहुत आसानी से होने वाली भी बात नहीं है। ये जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ, ये इसमें से कुछ भी आसानी से होने वाला नहीं है। लेकिन आगे का जीवन दुखदायी हो, दुखदायी हो, वो तो और भी अच्छा नहीं है। तो उसमें से बचने के लिए और शांति से जीवन निकले, स्वस्थ रह सकें, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत अगर कर लेते हैं तो उसमें क्या बुराई है। तो ओवर ईटिंग बंद करना पड़ेगा। फिर ऐसी चीजें जो कि जिसमें बहुत सारा कंसंट्रेटेड कैलोरीज होता है,
आपको मालूम पड़ेगा कि आपका शरीर का दिन भर का हलन चलन कितना होता है, आप कितना काम करते हैं, उसके हिसाब से आपका एक दिन में आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है, 1200 कैलोरी, 1500 कैलोरी, तो उतना कैलोरी एनर्जी आपको खाने में से मिलने वाली है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप 3 या 2 बार जो खाना खा रहे हैं उसमें कितना कितना कैलोरी का खाना आप खाएं, ताकि आपको पूरा कैलोरिक रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। तो ऐसी चीजें हमको नहीं खानी चाहिए जो कि बहुत हाई कैलोरी आइटम्स होती है। जैसे कि अगर हम मिल्क चॉकलेट खाते हैं, और मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो मिल्क चॉकलेट होती है, जो कोको वगैरह से बनती है, चॉकलेट वगैरह से बनती है, वो इतनी कंसंट्रेटेड होती है कैलोरी वाइज कि सिर्फ 100 ग्राम ऑफ मिल्क चॉकलेट, जो नॉर्मल मिल्क चॉकलेट होती है, वो 600-700 कैलोरी की होती है। अब आप सोचिए, अगर अगर आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट सिर्फ 500 कैलोरी है, लंच के डिनर और ब्रेकफास्ट सिर्फ 500-500 कैलोरी का है, और आपने सिर्फ एक 100 ग्राम चॉकलेट खा ली, मिल्क चॉकलेट, उसी में से 700-800 कैलोरी तो आ गया। और 100 ग्राम में कभी पेट भरता है? नहीं भरता। तो हमको ये कंसंट्रेटेड वाला बंद, उसी तरीके से जूस वगैरह बंद करना। फिर नॉनवेज, अंडे, लिकर बिल्कुल बंद। फ्राइड आइटम्स, फ्राइड आइटम्स का मतलब है कि तेल में डुबोया और बाहर निकाला, जैसे भजिया, पकोड़ा, कचौड़ी, समोसा, ये सब चीजें, तली हुई मिठाइयाँ, बूंदी के लड्डू, गुलाब जामुन, ये सब बहुत ही कंसंट्रेटेड इन कैलोरीज। छोटे छोटे पीस में 200-200, 300-300 कैलोरीज होती है, और 4-5 पीस तो ऐसे ही पेट में चले जाते हैं। ये सब अगर पेट में जाएगा नियमित रूप से, तो डेफिनेटली आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि इनडाइजेशन होने ही वाला है, टॉक्सिन्स बनने ही वाले हैं शरीर में। हमको लगेगा कि अभी इतना जीवन निकल गया, अभी इतना सारा परहेज करके कैसे जीवन का मजा उठाना हो तो कैसे करेंगे, तो ठीक है, उसका प्रमाण कम कीजिए। पहले रोज सेव चूड़ा खा रहे हैं, रोज रोज भजिया खा रहे हैं, रोज रोज समोसा खा रहे हैं, तो उसका प्रमाण कम करके हफ्ते में एक आध एक बार या 15 दिन में एक बार पर लेके आइए। हो सकता है, बिल्कुल दिक्कत वाला नहीं है। मैंने भी किया हुआ है। पहले मुझे भी रोज तली हुई चीजों की खाने की आदत थी, पिछले 8-10 साल से हाथ भी नहीं लगाया, और ऐसा लगता नहीं है कि कुछ बहुत अफसोस जैसा हो रहा है। सब कुछ पॉसिबल है, ये सब माइंड का गेम चलता रहता है, और हमको इसी को चेंज करना जरूरी है। हैबिट पैटर्न ऑफ अवर माइंड, दैट्स व्हाट वी हैव टू चेंज। तो ये सारी चीजें, तला हुआ बिल्कुल बंद, क्रैकर्स यानी कि जो चिप्स वगैरह होती हैं, मिल्क शेक, आइसक्रीम, सब कुछ बंद करना पड़ेगा। और खास करके ऐसी चीजें जिससे शरीर का सूखापन बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शरीर का सूखापन भी बढ़ने लगेगा। इसीलिए शरीर का सूखापन बढ़ाने वाली चीजें, जैसे बहुत ठंडी चीजें, सूखी सूखी चीजें, सब बंद करना चाहिए। इससे हमको कुछ भी लाभ होता नहीं है। सिर्फ जीभ के लिए हमने खा तो लिया, लेकिन लाभ तो कुछ हुआ ही नहीं उसमें, हानि होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये घी वगैरह खाना चाहिए रोज सुबह शाम, गाय के दूध में से, मक्खन में से जो घी बनता है, सुबह शाम एक एक चम्मच, ताकि ये ड्राइनेस ना बने। घी नहीं अच्छा लगता तो कोकोनट ऑयल खाना चाहिए, वर्जिन, कोल्ड प्रेस्ड वगैरह। इस तरह से हमको अपनी देख रेख करनी चाहिए। अब पांचवी चीज, अब मुझे तो कई बार लगता है कि इसका भी महत्व एक नंबर से कम नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। हमें इतना आराम लेना चाहिए कि हमें विश्राम जैसा लगे कि हमको विश्राम मिला हुआ है। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें थकान उतारनी है, हमारी जीवन शक्ति की बैटरी को रिचार्ज करना है, लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति, और हमारे स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करना है, मतलब स्ट्रेस हार्मोन्स को न्यूट्रलाइज करना है। ये तीनों चीजें तभी हो सकती है जब शरीर और मन को जितना मिलना चाहिए उतना विश्राम मिले। तो विश्राम का बहुत महत्व है, और जब आराम करेंगे तो विश्राम मिलेगा। सो इफ वी रेस्ट वी फील रिलैक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक काम तो ये करना पड़ेगा कि हमें अपनी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपको रात में सिर्फ 2-3 घंटा नींद आती है, 3-4 घंटा नींद आती है, तो बिल्कुल चिंता ना करें, ये सब अपने आप ही इम्प्रूव हो सकता है अगर आप मैं जो बता रहा हूँ ये करेंगे तो, क्योंकि लोगों का आजमाया हुआ है इसलिए, और मेरा भी खुद का प्रत्यक्ष अनुभव है। तो नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जल्दी सोना शुरू करिए। लेट में लेट 9:30-10 बजे, हो सके तो 9 बजे के आसपास में बिस्तर में चले जाइए, और ये व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ बंद, मोबाइल फोन हाथ में लेके कभी बिस्तर में मत जाइए। और
8:30-9 बजे के आसपास में रेडी होकर बिस्तर में पहुंच गए, नींद नहीं आ रही तो भी लेटे रहे, आराम किया, धीरे धीरे नींद आ जाएगी। रोज रोज प्रयास करेंगे और ये जो बाकी की जो चीजें मैं सुझाव दे रहा हूं उसको भी जीवन में उतारेंगे तो बढ़िया नींद आने ही लगेगी। अगर जल्दी सोएंगे तो ही बढ़िया क्वालिटी की नींद आएगी, लेट सोने से बढ़िया क्वालिटी की नींद नहीं आने वाली। और हम कितना घंटा सो रहे हैं उससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जल्दी सोएंगे तो कम घंटों की नींद से भी बढ़िया विश्राम मिलेगा, और लेट सोएंगे और ज्यादा सोएंगे तो भी पूरा पूरा विश्राम नहीं मिलने वाला। और विश्राम का महत्व है, कितना घंटा सोए उसका नहीं है। तो जल्दी सोने की आदत डालिए। दूसरा एक काम ये करना है कि जो हमारे 3 मुख्य आहार हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, अब एक ऐसी आदत डालिए कि ये जो 3 मुख्य आहार हैं उसको लेने के बाद 10-15 मिनट के लिए ऐसे शांति से बैठिए। और बैठ के आप चाहें तो टीवी देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, व्हाट्सएप वगैरह ये वो मोबाइल फोन जो भी कुछ करना है, किसी से बातचीत करना हो, लेकिन बैठ के 10-15 मिनट का आराम कीजिए। और उसके बाद में जो अगली जो भी कुछ काम करना हो वो कीजिए। अगर दोपहर में आपको 5-10 मिनट झपकी लगाने की आदत है तो बहुत ही बढ़िया, 5-10 मिनट की झपकी लगाना चाहिए, लेकिन वो 10-15 मिनट बैठने के बाद, और 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं। ये लोगों को जो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा दोपहर में सोने की आदत है, ये तो बीमारियों को न्योता देने की बात है, और इन लोगों को रात में नींद भी नहीं आएगी। तो 5-10 मिनट से ज्यादा झपकी नहीं, तो 10-15 मिनट आराम किया, उसके बाद में 5-10 मिनट का झपकी लिया, उठ गए, और उसके बाद में फिर आराम किया, लेकिन सोना नहीं है। अगर रात को दोपहर में सोएंगे तो रात को नींद ठीक से नहीं आएगी। इसलिए अगर हमें योग निद्रा वगैरह करना हो तो वो भी कर सकते हैं, 10-15 मिनट बैठने के बाद फिर योग निद्रा किया। अगर हमें कुछ कामकाज करना हो, कुछ जाना हो बाहर, कुछ अपने घूमने के लिए, कुछ 10-15 मिनट बैठने के बाद वो भी कर सकते हैं। 10-15 मिनट का आराम डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इसलिए बहुत जरूरी है, और हमें आराम भी मिलता है। अब जो मैंने आपको 3 कारण बताए थे कि हमें आराम लेना क्यों जरूरी है, तो पहला कारण तो मैंने बताया था आपको कि थकान उतारनी है, तो नींद से भी हो जाती है। फिर मैंने बताया था कि जीवन शक्ति को रिचार्ज करना है, वो भी रात को नींद अगर ठीक से आएगी तो अपने आप ही आपकी जीवन शक्ति रिचार्ज हो जाएगी। और जीवन शक्ति है तो हमारा सारा काम ठीक से चल रहा है, और अगर जीवन शक्ति है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रांग रहेगी। और अगर आपकी जीवन शक्ति जितनी प्रबल होनी चाहिए वो नहीं है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाएगी और बड़ी जल्दी बीमारियां लगेगी आपको। तो वो 2 काम तो हो गए। तीसरी चीज जो मैंने आपको कही थी, स्ट्रेस को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। तो अब हम दिन भर जिस तरह से हमारा जीवन है, आसपास का समाज है, कलयुग है, दुनिया है, तो तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियों आजू बाजू उसका निर्माण होता ही रहता है। तो हमें जब मानसिक तनाव होता है तो उसका मतलब है कि स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे शरीर में सिक्रीट होते हैं, उनका स्त्राव होता है। तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स अगर शरीर में लंबे समय तक होंगे तो उसका प्रतिकूल प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, स्वास्थ्य के ऊपर पड़ेगा। तो उन स्ट्रेस हार्मोन्स को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, उसको कहते हैं स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करना। तो उसके लिए बहुत ही कारगर तरीका है योग निद्रा। योग निद्रा एक बहुत ही एडवांस लेवल की योग टेक्निक है, और 20 मिनट शवासन में लेटकर जब हम योग निद्रा करते हैं तो हमारे शरीर को इतना विश्राम मिलता है जितना 1 घंटे की नींद से भी नहीं मिलता। तो दिन में 2 बार करना चाहिए, और वैसे भी समय बहुत है तो 2 बार करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के कर लिया एक बार तो, या फिर सुबह व्यायाम करने के बाद कर लिया, या फिर दोपहर में खाना खाने के बाद 5 मिनट झपकी लगाई और उसके बाद में 20 मिनट का योग निद्रा कर लिया, या फिर शाम को 5-6 बजे के आसपास में कर लिया, या फिर रात को सोने के पहले कर लिया, या फिर अगर रात को नींद नहीं आ रही तो जब भी कभी नींद टूटती है योग निद्रा की प्रैक्टिस कर ली। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि रात को नींद नहीं आती तो क्या करें, तो मैं उनको कहता हूं कि आप एक्सरसाइज कीजिए। वो जो मैंने आपको कहा था एक्सरसाइज का कार्यक्रम, उसमें जो योग की जो क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रियाएं, प्राणायाम वगैरह, ये रात को भी कर सकते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ आप अगर करते गए तो आपको रात को नींद अच्छे से आने ही लगेगी। लेकिन फिर भी दिन में 2 बार व्यायाम कीजिए, और ये योग निद्रा की प्रैक्टिस भी, खास करके अगर आपको कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो 2 बार योग निद्रा की प्रैक्टिस कीजिए। हर तरह की बीमारी में, अप टू कैंसर, हर तरह की बीमारी में योग निद्रा का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है शरीर और मन के ऊपर। करके देखिए, 1 हफ्ते के अंदर ही आपको मालूम पड़ेगा। और अगर आपको ये योग निद्रा कैसे करनी चाहिए,
उसके लिए कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, तो मैं आपको योग निद्रा करने की जो मेरी जो ऑडियो कमेंट्री है 20 मिनट की वो भी भेजूंगा, और शवासन कैसे करते हैं उसका वीडियो वो भी आपको भेजूंगा। ये सब फ्रीली अवेलेबल है, इसका कोई चार्ज नहीं। लेकिन फोन मत कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब छठी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेजरेबल पास टाइम। कोई ऐसी एक्टिविटी हमें ढूंढनी पड़ेगी कि वी लुक फॉरवर्ड टू इट, कि हम उसकी दिन भर बैठ के राह देख रहे हैं कि अभी वो हमें करना। तो ये एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमें अंदर से अच्छी लगती है। डॉक्टर ने कहा इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, किसी दूसरे ने बताया इसलिए नहीं, या बाकी के लोग कर रहे हैं इसलिए भी नहीं। आपको क्या अच्छा लगता है? अगर आपको कोई किताब पढ़नी अच्छी लगती है तो वो आपको वो अच्छा लगता है। अगर आपको गपशप करनी अच्छी लगती है तो वो आपको अच्छी लगती है। टीवी पर प्रोग्राम देखना, जो भी कुछ, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको अच्छा क्या लगता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्र के इस पड़ाव तक आते आते ये भी भूल चुके हैं कि उनको अच्छा क्या लगता है, क्योंकि कामकाज में ही पूरा जीवन निकल गया। और अच्छा क्या लगता है वो भूल गए, क्योंकि जो अच्छा लगता था वो करने का मौका ही नहीं मिला, समय भी नहीं मिला। तो अब हमें ये ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि पहले हमें क्या अच्छा लगता था। कॉलेज के दिनों में सोच के देखिए क्या अच्छा लगता था, ठीक है। और एक छोटी सी लिस्ट बनाइए, सिर्फ 2-3 चीजों की लिस्ट बनानी है, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं बनाना। 2-3 ऐसी चीजें ढूंढिए, इसको मत सोचिए कि ये हो सकती है कि नहीं हो सकती, सिर्फ एक लिस्ट बनाइए कि ये 2-3 चीजों से आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब एक बार मालूम पड़ गया कि ये बहुत अच्छा लगता है, अब इसको प्लान करिए कि इसको कैसे लाइफ में इंप्लीमेंट करें। कुछ चीज ऐसी होगी कि जिसको रोज कर सकते हैं, जैसे कि कोई बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का टीवी का प्रोग्राम देखना आपको अच्छा लगता है, रोज हो सकता है। या किसी फ्रेंड के साथ में बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, 5-10-20 मिनट के लिए, घंटों वाला नहीं, 5-10 मिनट के लिए, तो वो वाली एक बात है। या गार्डन में 10-15 मिनट के लिए कुछ काम करना अच्छा लगता है। तो कुछ भी ढूंढिए, तो जो चीज रोज हो सकती है रोज प्लान कीजिए, दो जो हफ्ते में 2-3 बार हो सकती है 2-3 बार प्लान कीजिए, हफ्ते 15 दिन में एक बार हो सकती है उसको प्लान कीजिए। इसको प्लान करके जब करेंगे प्लेजरेबल पास टाइम, उसका जो इफेक्ट होगा वो तो तभी मालूम पड़ेगा जब होगा, चर्चा से मालूम नहीं पड़ने वाला। गुड़ कैसा लगता है इसके ऊपर अगर कोई पीएचडी कर डाले तो भी मालूम नहीं पड़ेगा कि गुड़ कैसा है, चखेगा तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा। ये वो चीजें हैं, डिस्कशन की नहीं है। ये जो भी कुछ मैं लेक्चर में बता रहा हूँ ये सारा का सारा अप्लाइड नॉलेज है, अप्लाइड इंफॉर्मेशन। ऐसी चीजें हैं कि जिनको जीवन में उतारने के बाद तुरंत परिणाम मिलेगा और तब मालूम पड़ेगा कि कितना महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्लेजरेबल पास टाइम की एक्टिविटी ढूंढिए, क्योंकि जब भी कभी आप करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा उपाय है। और इमोशनली भी बिल्कुल, भावनात्मक रूप से भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ग्राउंडिंग इफेक्ट आपको मिलता है इससे। तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे मैंने आपको गिनाई, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलने कूदने की कुछ चीजें ऐसी ढूंढिए जो कि आप कर सकते हैं, आसपास में कुछ उसका अरेंजमेंट हो सकता हो तो उसको करिए नियमित रूप से। गार्डनिंग है, कुकिंग अगर नहीं किया अभी करना शुरू कीजिए, और अगर करते हैं तो नई नई वैरायटी बनाइए, बढ़िया मेन्यू बनाइए 15-20 दिन का। इंडिया में पैदा होने के जो बहुत सारे फायदे हैं उसमें से एक ये है कि एक ऐसा मेन्यू बनाया जा सकता है इंडिया में कि जिसमें पूरे महीने में सुबह शाम के खाने में कुछ भी रिपीट ना हो। थोड़ी मेहनत लगेगी मेन्यू बनाने में, थोड़ी सी मेहनत लगेगी कुकिंग के सब आइटम्स को सीखने में, लेकिन 2-3 महीने में एक बार सीख लिया तो पूरी जिंदगी महीने में कुछ भी रिपीट ना हो उस लेवल का मेन्यू बनाया जा सकता है। तो बढ़िया कुकिंग कीजिए, रीडिंग, बढ़िया बढ़िया वैरायटी ऑफ रीडिंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जैसा मैंने कहा, वॉचिंग मूवी विद फ्रेंड्स और अलोन, म्यूजिक बढ़िया क्वालिटी का सुनना या बजाना वगैरह, सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये आगे फिर से आएगा। हमारे फ्रेंड्स लोगों के साथ में जो नियमित सोशलाइजिंग होना चाहिए, डेली हो या वीकली हो या मंथली हो या जो भी कुछ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिनको हम प्लेजरेबल पास टाइम कह सकते हैं, कोई ऐसी गतिविधि जो हमें अंदर से बहुत अच्छी लगती है। अब सातवां जो सुझाव है मेरी तरफ से वो है क्रिएटिव लर्निंग। क्यों? टू कीप द ब्रेन गोइंग। देखिए, जब बचपन था, 8-10 साल की उम्र में ब्रेन एक्टिविटी जोरदार चल रही थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है
काफी हद तक रहती है ब्रेन एक्टिविटी। 40-50 साल की उम्र के आसपास में थोड़ी सी ब्रेन एक्टिविटी कम होने लगती है। 50-60 की उम्र के बीच में और कम होती जाती है, और उम्र बढ़ती जाती है, ब्रेन एक्टिविटी कम होती जाती है। तो हमारे ब्रेन को हेल्दी बनाए रखने के लिए और ब्रेन की क्षमता को, उसकी क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें एक ऐसी आदत डालनी पड़ेगी कि हमेशा उसका उपयोग लगातार होता रहे। और ब्रेन के लिए सबसे बढ़िया कसरत है लर्निंग। कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, और बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो उससे आगे के जीवन में आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी सीखने की जो स्किल है वो बनी हुई है। तो जब भी कभी कुछ भी ऐसी चीज आती है सामने कि जिसमें आपको कुछ सीखना पड़ता है, तो घबराहट नहीं होगी और आसानी से सीख भी पाएंगे। और आपको कम से कम इतना आत्मविश्वास तो रहेगा कि अभी तक बहुत कुछ सीखा हुआ है, छोटी छोटी चीजें, तो वो आपको आत्मविश्वास बना रहेगा कि हम सीख सकते हैं। तो सीख क्या सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि जो अभी तक नहीं किया उसको सीख सकते हैं। जैसे कुकिंग, कई लोगों को, खास करके जो जेंट्स लोग हैं, उन लोगों को कुकिंग का इतना अनुभव नहीं होता, तो उनको कुकिंग सीखना चाहिए। उसमें इतना क्रिएटिविटी डेवलप होता है कि जिसकी हद नहीं है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत सारी वैरायटी, अगर आपको कुकिंग अच्छा लगता है, और नहीं अच्छा लगता है तो भी करके देखिए, हो सकता है उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। फिर गार्डनिंग, गार्डनिंग में ये सिर्फ एक ही वर्ड है, लेकिन उसमें इतनी सारी एक्टिविटीज हैं। जैसे सॉइल को कैसे, सॉइल क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, ये अपने आप में पूरा साइंस है, इसको सीखा जा सकता है। फिर सीड कैसे तैयार किए जाए, बीज कैसे बनाए जाए, ये अपने आप में पूरा साइंस है, अपने आप नहीं होता। फिर प्रूनिंग, पौधे को बढ़िया दिखाने के लिए, उसको अच्छे से रखने के लिए सीजनल प्रूनिंग करना पड़ता है, कटिंग करनी पड़ती है, वो सीखा जा सकता है, और ये इट्स एन आर्ट। तो गार्डनिंग में सिर्फ पौधे को लगा के उसको पानी देना, उसको गार्डनिंग नहीं बोलते, उसको बहुत सारी चीजें हैं। फिर अलग अलग सीजन में अलग अलग चीजों को उगाया जा सकता है। भिंडी के सीजन में भिंडी उगती है, करेले के सीजन में करेला उगता है, लौकी गिलकी के सीजन में वो उगता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस सीजन में क्या। जमीन तैयार की, बीज खरीद के लाए, बढ़िया उसको डाला, तो मालूम पड़ेगा कि हमको तो आता ही नहीं कि बीज कैसे डाला जाता है, वो सीखिए। सप्लिंग कैसे बनाया जाता है। गार्डनिंग में इतनी सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स टू लर्न, अलग अलग तरह के टूल्स, वो भी कैसे यूज करें वो सीखना पड़ता है। फिर छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम, ड्रिलिंग मशीन कैसे चलाना, ये वो, हथौड़ी, कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने जीवन में कभी हथौड़ी नहीं पकड़ी। तो ये सब चीजें सीखी जा सकती है, और इसमें स्किल लगता है, और इसमें आपका ब्रेन वर्क होता है, और इससे ब्रेन की कैपेसिटी बनी रहती है, जो कि पहले थी वैसी और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। और अगर ये ब्रेन एक्टिविटी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ब्रेन एक्टिविटी डाउन। और आप ऐसे कई लोगों को देखेंगे कि जो मोबाइल फोन को हाथ में लेते हैं तो उनको घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल फोन को और उसके एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी सीखने की क्षमता चली गई है। वो क्षमता अगर हो तो हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं, और उसमें कुछ है नहीं, बहुत मामूली चीज है। अगर रोटी बनाना आता है, बढ़िया बढ़िया समोसा कचौड़ी बनाना आता है, तो मोबाइल के एप्लीकेशन यूज करना तो बहुत ही आसान है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हमने सीखने की क्षमता को विकसित नहीं किया। इसलिए ये एक अपने आप में एप्लीकेशन है जो कि हमारे ब्रेन में है। नई चीजों को कैसे सीखा जाए, इस क्षमता के विकास के लिए हमें इसका उपयोग करना पड़ता है, बार 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 बार। जैसे अगर हमें किसी मसल को स्ट्रांग बनाना हो तो उसका उपयोग करना पड़ेगा। अगर हम वेट लिफ्टिंग करेंगे, नरिशमेंट करेंगे, तो और भी बढ़िया स्ट्रांग बनेगी। अगर हम इसका उपयोग करना बंद कर देंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, नरिशमेंट नहीं, तो ये वीक पड़ जाएगी। उसी तरीके से ब्रेन एक्टिविटी, उसको ब्रेन एक्टिविटी मिलेगी तो वो नई चीजों को सीखने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। क्षमता को विकसित करना है, स्किल वी हैव टू डेवलप। ओके, तो म्यूजिक है, नया कोई म्यूजिक सीखना हो, पेंटिंग, लैंग्वेज, नई नई लैंग्वेज सीखी जा सकती है। मोबाइल में, जैसा मैंने आपको बताया, मोबाइल, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, इनके ऊपर बहुत सारे नए नए एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें सीखा जा सकता है कि उसको कैसे सीखा जाए। छोटे बच्चों को साथ में बिठा के और हम सीख सकते हैं कि ये सब कैसे सीखा जाता है, और उसके बाद में फिर आगे का काम खुद कर लिया। तो वी हैव टू रियली रियली गेट इन्वॉल्व इनटू दिस ब्रेन एक्टिविटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि सीखने से हमारे ब्रेन में नए नए कनेक्शन बनते हैं, और ये जो ब्रेन में जो न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, इसके द्वारा फिर हम दूसरी गतिविधियों को भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन के अंदर न्यूरल कनेक्शंस। और किसी भी चीज को हम बार बार करेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन बन जाएगा। इसीलिए नेगेटिविटी जो ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए।
बार बार एक ही नेगेटिव विचार बार बार हमारे मन में आएगा, रोज रोज बोलेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन बन जाएगा। फिर अगर हमको नहीं बोलना हो तो भी मुंह में से वही निकलेगा। एक छोटा सा ट्रिगर चाहिए और पूरी की पूरी गाड़ी पटरी पे से उतर जाएगी, क्योंकि बरसों से यही कर रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला सुझाव मेरी तरफ से, रेगुलरिटी एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ, जीवन में नियमितता का महत्व, उसके बारे में ये सुझाव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा दिन भर का एक टाइम टेबल होना चाहिए, उससे जीवन में नियमितता लाने में मदद मिलती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है, और वो है कि टाइम कैसे पास किया जाए और अकेलापन। लेकिन अगर हमारा एक टाइम टेबल होगा और उस टाइम टेबल के अनुसार हम कई महीनों से बरसों से चल रहे होंगे, तो अकेलापन उतना दिक्कत वाला नहीं होगा और पूरा दिन बड़े आराम से निकलेगा। तो अगर आप चाहें तो अलग अलग सीजन के अलग अलग टाइम टेबल बनाइए, लेकिन एक टाइम टेबल जरूर बनाइए। और सुबह से लेकर रात तक जब हम सोने जाते हैं तब तक का सारी एक्टिविटीज को उस टाइम टेबल में ऐसा डिवाइड कीजिए। तो उससे क्या होगा कि रोज रोज टाइम टेबल के अनुसार चलने से आपकी आदत पड़ जाएगी। फिर कई कई हफ्ते और कई कई महीनों के बाद में आपको टाइम टेबल देखना नहीं पड़ेगा और घड़ी भी नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन सब कुछ टाइम टेबल के अनुसार और टाइम के अनुसार होने लगेगा, समय के अनुसार। समय पर सब चीज एक के बाद एक चलती रहेगी, और पूरा दिन कहाँ निकल गया ये पता ही नहीं चलेगा। और अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो कभी कुछ कर लिया, कभी घूम फिर आया, कभी योग कर लिया, कभी नहीं भी किया, कभी खा पी लिया, कभी, और पूरा दिन ऐसा अनियमित रहेगा। तो हमें जीवन में नियमितता लाना बहुत जरूरी है, उसके लिए टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी इन लाइफ। इसका एक और भी महत्व है, और वो ये कि हमारे जीवन को एक स्टेबिलिटी, एक एंकरिंग इफेक्ट आता है अगर हमारा पूरा दिन एक टाइम टेबल के अनुसार चलता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि जो 80-80, 90 साल की उम्र में भी अपना पूरा दिन का काम बिल्कुल आराम से एक के बाद एक निपटाते जाते हैं, और उनका पूरा दिन बड़े आराम से निकल जाता है। और जब हम उनका जीवन देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि ही इज लॉस्ट, ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में है। कंट्रोल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्चुअली, कंट्रोल में लाइफ है, ऐसा उसको लगता है। हमको लगता है उसको देख के, उसको तो लगता ही होगा, हमको भी लगता है कि लाइफ बिल्कुल कंट्रोल में। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मन अच्छा नहीं होता किसी कारण से, डिप्रेसिव जैसा कभी फील होता है, कभी कुछ चिंताएं भी बहुत होने लगती है। तो अगर हमारा टाइम टेबल होगा तो वो इतने सारे महीनों और वर्षों का जो नियम है एक के बाद एक करने का, उसमें होगा ये कि जैसे ही कोई टाइम आएगा कि अभी इस समय हमें ये एक्टिविटी करनी है, हम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ वी विल बी ड्रॉन टू इट, ऑटोमेटिकली हम उसकी तरफ चले और वो काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद में भले हमारी रुचि ना हो, उसके बाद वाला भी हो जाएगा, और फिर उसके बाद और फिर ये करते 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 हो सकता है कि जो हमारा जो मन खराब था, डिप्रेसिव था, उसमें से फिर से ये रोज के रूटीन में लग जाए और वो फेज खत्म हो गया। तो एंकरिंग इफेक्ट आता है अगर नियमित रूप से हमारा जीवन कई महीनों कई वर्षों से चल रहा है। तो जिन लोगों का टाइम टेबल है तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपका टाइम टेबल नहीं है तो उसको बनाइए, भले ही कैसा भी हो, एक बार शुरू तो कीजिए। हो सकता है कि टाइम टेबल के अनुसार सिर्फ 50-60% ही कर पा रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 50-60% हो रहा है, आगे चल के 60-70 भी होने लगेगा। जब 60-70 होगा तो आगे चल के 70-80 भी होने लगेगा, धीरे धीरे सुधार भी होगा। फिर ऐसा तो है नहीं कि एक बार टाइम टेबल फिक्स कर दिया तो उसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। इट इज फ्लेक्सिबल, लेकिन टाइम टेबल होगा तो एक नियमितता बनी रहेगी, इसलिए टाइम टेबल जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सच्चा मित्र है बढ़ती उम्र के साथ, टाइम टेबल। इसके बारे में सोचिए। अगला सुझाव, प्रिपेयरिंग टू अडॉप्ट टू चेंज, बढ़ती उम्र के साथ बदलाव जरूरी है। तो कई सारी बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट
that we need to change as we grow old. कई बार लोगों को इस चीज का एहसास नहीं होता कि हमें बदलने की भी जरूरत है। उनको लगता है कि जैसे पहले चल रहा था वैसे चल ही रहा है तो उसको चलने देते हैं। तो हमें अपने जीवन में क्या परिवर्तन करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है। लोगों को देखना पड़ता है कि जिन लोगों का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है उन लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, वो लोग क्या कर रहे हैं, रोल मॉडल्स ढूंढने चाहिए। और जिन लोगों का जीवन बहुत ही दुखदाई है उन लोगों का भी जीवन देखना चाहिए कि उनके जीवन में किन किन चीजों की कमी है और उससे हमें सीखना चाहिए कि हमारे जीवन को हम कैसे रीसेट करें। ये रीसेटिंग करना बहुत जरूरी है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। 60-65 साल की उम्र में एक पूरा रीसेट होना बहुत जरूरी है ताकि बाकी का जीवन एकदम आराम से निकले। जीवन के प्रति हमारा नजरिया भी बदलना चाहिए। एक जमाने में हो सकता है कि हम बहुत ही ऑथोरिटेटिव होंगे, हमारा सब जगह रुबाब होगा, हमारे ही हिसाब से सब कुछ चलता होगा और अगर हमारे हिसाब से ना चले तो हमको अच्छा भी नहीं लगता था, उसके लिए जो जोर लगाना पड़ता था वो भी लगाते थे। अब बात बदल गई है, हमारी उम्र भी अलग हो गई है, जीवन में हमारी प्रायोरिटीज भी अभी बदल गई हैं। तो हमें अपने जीवन के प्रति जो नजरिया है, जो हमारा जो अभिगम है, जो हमारा एटीट्यूड है, उसको भी बदलना पड़ेगा। अब हमारे कुछ दूसरे गोल्स हैं, उनको हासिल करने के लिए अब हमें अलग तरीके से जीना पड़ेगा। See, we cannot keep doing things which we were doing in younger age. जवानी में जो किया, जवानी में किया, तो जवानी उसके लिए सही उम्र थी उन सब चीजों को करने के लिए। अब उम्र बदल रही है तो अब हमें सब बदलना पड़ेगा। जैसे कि इसके पहले ही मैंने बताया कि पहले बहुत ही कंट्रोलिंग ऑथोरिटेटिव कुछ काम कर रहे थे, अब हमको देखना पड़ेगा कि ये काम दूसरों को सौंपा जा सकता है, आगे की जनरेशन जो हमारे बाद वाली जनरेशन है उसको सौंपा जा सकता है और वहां पे दूसरे यंग ब्लड को आने दें और उनकी नई सोच विचार के हिसाब से उसको चलने दें। वैसे ही 40 साल की उम्र में हम पानी पूरी खाने जाते थे, हर हफ्ते होटल जाते थे। अब ये सब काम 60 साल और 70 साल की उम्र में दिस इज नॉट रेलेवेंट। अगर वही करते रहे जो पहले करते थे, स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और हो भी नहीं पाएगा ठीक से शायद। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, बहुत सारी एक्टिविटीज होनी जरूरी है जीवन में, लेकिन उसका हमको ये देखना पड़ेगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे जीवन का कोई पर्पस सर्व हो रहा है तो फिर हमको वो करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीलोकेटिंग टू अ मोर फेवरेबल प्लेस। इट कुड बी अ हाउस, न्यू लोकेलिटी इन द सेम सिटी और अ न्यू सिटी ऑल टुगेदर। ऐसा क्यों सोचना जरूरी है? तो सबसे पहले तो घर के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम पहले बड़े घर में रहते थे जवानी में, 50, 55, 60 साल की उम्र तक हम बहुत बड़े घर में रहते थे क्योंकि परिवार बड़ा था। अब परिवार वाले सब शायद चले गए और अगर अभी भी सब परिवार वालों के साथ में है तो बात अलग है, लेकिन अगर हमें अलग रहना, आप अकेले रह रहे हैं, तो फिर हमको इतने बड़े घर की जरूरत है ये सोचना चाहिए। और अगर सपोज हमारे परिवार वाले बच्चे वगैरह उसी शहर में है तो भी सबसे पहले तो ये ट्राई करके देखना चाहिए कि हम थोड़ा अलग रह सकते हैं उनसे। भले एक ही सोसाइटी में लेकिन दो अलग अलग घर, एक ही अपार्टमेंट में लेकिन दो अलग अलग घर, ताकि उनको भी स्वतंत्रता मिले और हमें भी स्वतंत्रता मिले। लेकिन अगर ये किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है तो साथ में भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में रहेंगे तो जो चल रहा है वो चलेगा। लेकिन अगर हमारे साथ में कोई है नहीं और अगर हम अकेले ही रह रहे हैं या अगर कई सालों तक अभी हमें अकेले रहने की संभावना है तो डेफिनेटली छोटे घर में जाना चाहिए ताकि उसको मैनेज कर सकें। साफ सफाई का काम है, रख रखाव का काम है, छोटा घर होता है आसानी से हो पाता है। और बड़े घर के साथ में लगाव की जरूरत क्या है? अभी जो मोह माया संसार के जो थे उसमें से धीरे धीरे हमको मुक्ति पानी है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि वी डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। उसी तरीके से लोकेलिटी का मतलब है कि हम जिस सिटी में हैं उस सिटी में अब हम जहाँ पर रह रहे हैं वो हमारे लिए बढ़िया है, सबसे अच्छी है वो। इज इट रियली कन्वीनियंट कि हमें उसको दूसरी जगह जाना जरूरी है? तो हमें एक ऐसा लिस्ट बनाना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है ओल्ड एज। तो सबसे पहली चीज है आसपास में सब रिसोर्सेस होने चाहिए, सब्जी भाजी का मार्केट होना चाहिए, रिक्शा मिलनी चाहिए, एम्बुलेंस जल्दी घर के सामने आके खड़ी हो जाए ऐसी जगह होनी चाहिए, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आजू बाजू में हो, नजीक में हमारा डॉक्टर आसपास में कोई या कोई ऐसा डॉक्टर का कोई क्लिनिक होना चाहिए कि जहाँ पे गार्डन होना चाहिए। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिसकी लिस्ट बनाई जा सकती है।
और फिर देखना चाहिए कि अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे ये सब व्यवस्था है, अगर है तो बढ़िया, और अगर नहीं है तो जितना जल्दी हो सके हमको लोकेलिटी चेंज करनी चाहिए, और एक ऐसी लोकेलिटी में जाके रहना चाहिए कि जहाँ पर जीवन सही तरीके से चले, उसके लिए जो जो रिसोर्सेस चाहिए वो सब आजू बाजू में जमा होने चाहिए, और फिर धीरे धीरे हमें वहां पर रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 5-10 साल निकल जाते हैं। तो 5-10 साल अगर हम वहां पे रहेंगे तो धीरे धीरे सब चीज वहां पे हमारे हिसाब से सेट हो जाएगी, काम करने वाली बाई हमारे तरह से सेट हो जाएगी, धोबी सेट हो जाएगा, हमारी गाड़ी को सर्विसिंग में डालना हो तो जब आजू बाजू में कोई गैरेज वाला होगा उसके साथ में सेटिंग हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर, ओके, डॉक्टर के साथ में जो आसपास में जो डॉक्टर है, और हमको आसपास में ही कोई अच्छी क्वालिटी का क्लिनिक डॉक्टर ढूंढ के, उसका क्लिनिक ढूंढ के, और हमको उसके साथ में हमारा विजिटिंग शुरू करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हर 3-6 महीने में एक बार चेकअप कराने जाना पड़ता है, क्या बीमारी है उसके अनुसार, हो सकता है कि कोई बीमारी नहीं है तो साल में एक बार जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर को हमारी हिस्ट्री मालूम हो, और कल को उठ के अगर कोई दिक्कत आ जाए तो डॉक्टर को ज्यादा सोचना ना पड़े, और हमको भी डॉक्टर के साथ में जान पहचान हो गई है तो हम भी उसको सब बता सके आराम से। तो ये डॉक्टर, हो सके कि एक पहली बार में हमको अच्छा डॉक्टर ना मिला तो दूसरा डॉक्टर ढूंढ के और उसके साथ में सेट होने के लिए भी टाइम होना चाहिए, तो डॉक्टर के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें करने में टाइम लगेगा, फिर हमारे आसपास में अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ में जान पहचान बनानी पड़ेगी, 2 दिन में तो बनती नहीं है, तो धीरे धीरे लोगों के साथ में मेल जोल बढ़ाएंगे, तो कल को उठ के जब हम गेट पे खड़े होंगे तो आने जाने वाले लोग हमको विश करेंगे, हम भी लोगों से बातचीत कर पाएंगे, कभी कोई छोटी मोटी मुसीबत आ गई तुरंत लोग बात पास में भी आएंगे, तो इन सब चीजों का सेटिंग करने में 5 से 10 साल लगता है। तो 60 साल की उम्र में इसके ऊपर काम करना शुरू किया, 65-70 साल की उम्र तक सब सेट हो गया, बाकी के 15-20 साल हो सकता है कि ये जो हमने पूरा जमा के रखा हुआ है उसके कारण थोड़ा आराम से गुजरे। तो ये लोकेलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस लोकेलिटी में जाके जितना जल्दी सेट हो सके, नए घर में जितना जल्दी सेट हो सके वो प्रयास करना चाहिए। 70-80 साल की उम्र में रीलोकेटिंग, नया लोकेलिटी में जाना, ये बहुत डिफिकल्ट है, वो ना करना पड़े तो ही बहुत अच्छा है रियली स्पीकिंग तो। और कभी भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सिटी के बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि चलो सिटी के बाहर जाके रहते हैं, पर भाई सिटी के बाहर जाकर रहेंगे तो हमारी मदद करने कौन आएगा, हमको भी कहीं बाहर निकलना हो तो हम कहाँ पे घूमने के लिए लोगों से मिलने के लिए जाएंगे, ये सब चीजें सोचना पड़ेगा। कभी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी तो एम्बुलेंस वहां खड़ी होगी क्योंकि वो तो इतना बाहर वाला एरिया है, नजीक में अगर, तो ये सभी चीजें हमको सोचना बहुत जरूरी है। और उसी तरीके से सिटी, रीलोकेटिंग अनदर सिटी, तो सिटी का ऐसा है कि अगर हम अभी ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि जहाँ पे हमारे कोई रिश्तेदार लोग नहीं है लेकिन फ्रेंड्स लोग हैं, और हमको लगता है कि वहीं पे हम बाकी का जीवन गुजार सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमको लगता है कि हमारे बच्चे या हमारे परिवार वाले दूसरे लोग किसी दूसरी सिटी में हैं और हमारा आना जाना नियमित रूप से उनके साथ में चलता है, तो फिर हम खुद वहीं पर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, और ये काम जितना जल्दी है उतना अच्छा। हमारा खुद का घर ले लिया और हम वहाँ पे सेट हो गए, तो हमारे रिश्तेदार लोग जिनके साथ में हमको पहले से भी अच्छा लगता था, हमारे बच्चे वगैरह वो भी उसी सिटी में है, हमारे जो दूसरे मित्र लोग हैं जहाँ पे हम पहले कभी शायद लंबे समय तक रहे थे और हमारे मित्र लोग हैं वहां पे फिर से चले गए, तो ये सब चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अभी 60 साल की उम्र में हम जहाँ पे हैं वहीं पे पड़े रहेंगे और पूरा जीवन निकल जाएगा, सोचेंगे तो ये सब हो सकता है। और वेस्टर्न कंट्री में तो ये लोग बात सामने से सोच के करते ही हैं, कॉन्शियसली इसके बारे में प्लान करते हैं, जो भी मैंने कुछ बताया इस सब चीजों के बारे में, रीलोकेटिंग रिलेटेड जो बताया उससे रिलेटेड, ऑर्गेनाइजिंग, सोशलाइजिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार हम जहां पे भी हमें स्थायी होना हो ना, ओल्ड एज में वहां पे एक बार स्थायी हो गए, फिर सोशलाइजिंग के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो सोशलाइजिंग में सबसे पहला तो पास पड़ोस के साथ में बातचीत करना शुरू करना चाहिए, ओके। और सबसे ज्यादा तो वही लोग काम में आने वाले हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले, आगे पीछे रहने वाले लोग, अपार्टमेंट में रहने वाले लोग, तो उन लोगों से फ्रेंडशिप बढ़ानी चाहिए। अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि जिसके कारण पहले लोग हमसे फ्रेंडशिप नहीं कर पाते थे या हमको फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत जाती थी, तो थोड़ा अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करेंगे, अपना थोड़ा इंटरपर्सनल स्किल को सुधारेंगे ताकि लोग हमको आसानी से स्वीकार कर सकें, क्योंकि अभी उम्र बढ़ गई है इसलिए, ओके। फिर दूसरा सोशलाइजिंग का काम ये करना चाहिए कि आसपास में कोई सीनियर सिटीजन क्लब ढूंढना चाहिए, और हर एक जगह पे आजकल तो होते ही है, उसमें कोई बहुत सारा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, ज्यादातर जगह तो फ्री में ही होता है सब कुछ, लेकिन अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं जहाँ पे कि हफ्ते में 1 या 2 बार आपको एक फिक्स टाइम पे जाना पड़ेगा, 2 या 3 घंटे के लिए,
वहां पे जाएंगे शुरू में थोड़ा चाय पानी नाश्ता वगैरह होगा, उसके बाद में लोगों के साथ में थोड़ा गेट टुगेदर वगैरह होगा, कुछ गेम्स वगैरह का खेलने का कुछ होगा तो वो होगा, उसके बाद में कुछ प्रेजेंटेशन, कोई गेस्ट स्पीकर वगैरह आया होगा वो होगा, हो सकता है महीने 2 महीने में वो लोग कहीं विजिट पे भी ले जाते हो। तो इस तरह के होते हैं सोशल सीनियर सिटीजन क्लब। और अगर नहीं है आप खुद बनाइए, इसके लिए कोई बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, 8-10 लोग होंगे, शुरू करेंगे, धीरे धीरे हर महीने 2 महीने एक दो जुड़ते जाएंगे। तो इस तरह से ये सोशलाइजिंग का काम किया जा सकता है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप किसी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ सकते हैं कि जो समाज सेवा का काम कर रही है। ये भी एक बहुत अच्छा सोशलाइजिंग है एक्चुअली, हमारा टाइम पास करने के लिए भी और नए नए लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, नए नए लोगों से मित्रता के लिए। क्योंकि सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एज नहीं देखी जाती, काम देखा जाता है। तो उसमें यंग जनरेशन वाले भी आएंगे, बच्चे भी होते हैं एक्चुअली, यंग भी होंगे, हमारे जैसे भी होंगे। तो लोगों के साथ में मिलना जुलना होगा तो हमको भी मालूम पड़ेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि यंग जनरेशन से मालूम पड़ता है कि अभी क्या चल रहा है। तो हफ्ते में 1-2 घंटे के लिए ऐसा सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्वाइन करना चाहिए और नियमित रूप से वहां पर जाकर काम करना चाहिए। ये सोशलाइजिंग को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और जितना जल्दी करेंगे 50, 55, 60 साल, 60, 65 साल की उम्र में, तो ये जो हमारा जो सोशल सर्कल जो डेवलप होगा ये आगे चल के हमको काम में आएगा। क्योंकि आगे चल के सोशल सर्कल डेवलप करना बहुत कठिन है, ये जल्दी करना पड़ता है, फिर बाद में वो हमको काम में आता है। काम में आता है उसका मतलब ये नहीं कि हमको उनसे काम लेना है, उनके साथ में रिलेशनशिप को बनाए रखने की बात चल रही है। और कभी कोई छोटा मोटा काम आया तो वो एक दूसरे की मदद करना इजी हो जाता है। इसके लिए अगर सर्कल होगा तो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। डिपेंडेंसी तो रहने ही वाली है, इंटरडिपेंडेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल लाइफ। फिर रिड्यूस हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेबी सिटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इसका मतलब ये है कि घर में कई सारी ऐसी जवाबदारियां होती हैं कि जो हम खुद ही अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये तो मेरी जवाबदारी है कि ये चलो ले लेते हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट वाली होती है कि यू नो चाइल्ड केयर। ओके, अभी जैसे हमारे बच्चों का बच्चा है और उसकी बात चल रही है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम हमारे बच्चों को फ्री करते हैं, उनको जो करना है वो करेंगे, हम उनके बच्चों को बड़ा करते हैं, उनके बच्चों का पेरेंटिंग हम करते हैं। तो अब देखिए इसमें सही भी है और थोड़ा गलत भी है। ओके, क्योंकि बच्चों को बड़ा करने का काम उनके माता पिता का होता है। तो अगर वो आपके बच्चे खुद उनके बच्चों को बड़ा कर सकें अपने हिसाब से तो ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी। लेकिन अगर किसी कारणवश वो उसे हफ्ते में 2-4 दिन नहीं कर पाते या दिन के 1-2 घंटे ऐसे होते हैं कि जिस समय दोनों को दिक्कत आ रही है, आपके बच्चे को और उसके पार्टनर को, और तो वो थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए अगर मदद करनी हो तो संभाल के, सोच समझ के और थोड़ा डिटैच्ड ओवरव्यू के साथ में, बहुत ज्यादा लगाव के बिना। ओके, भावना अच्छी होनी चाहिए लेकिन चिपकाव नहीं होना चाहिए। और वो काम हमने किया। तो बच्चों को जब हम देख रहे होते हैं तो एज ए बेबी सिटर हमको काम करने का, और इस काम में खुद अपने आप बंध ना जाए जब तक कि आपसे मदद ना मांगी जाए। अगर आपके बच्चे सामने से चल के आपसे मदद मांगते हैं कि आप जरा एक दिन में ये 1 या 2 घंटे के लिए बच्चे को जरा इतना काम कर देंगे, उसको ना बस स्टॉप तक छोड़ के आ जाएंगे, उसको पिकअप कर लेंगे, या उसको जरा 1 घंटे के लिए जरा उसके साथ में बैठेंगे क्योंकि उस समय हम थोड़ा बिजी होते हैं, वो ठीक है चलेगा। दिन भर उसके पीछे लगे रहने का वो सही नहीं। और इस तरह की जो दूसरी हाउस होल्ड जवाबदारियां कि जिसमें आपको, ये बात अलग है, शॉपिंग इज अ वेरी गुड एक्टिविटी, सब्जी भाजी लेके आ गए, रोज का रोज फ्रूट वगैरह खरीद के लेके आ गए, गाड़ी वाड़ी का कुछ साफ सफाई का काम हो वो खुद कर दिया, रिपेयरिंग करवाने का हो गाड़ी का तो वो ऑर्गेनाइज कर दिया, ये तो करना ही है, ये तो हमको एक्टिविटी बहुत बढ़िया क्वालिटी की। तो ऐसी एक्टिविटी कि जो जिसको करने से आपका कोई पर्पस सर्व नहीं हो रहा और दूसरों को भी शायद टेंशन हो रहा होगा, उसमें से बाहर निकल के अपनी खुद की दूसरी एक्टिविटीज शुरू की। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन ये एक तो मैंने इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं, बदलाव से रिलेटेड है, अपने चेंज से रिलेटेड है। उसमें है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। कई बार लोगों को ये मालूम नहीं होता कि उम्र के साथ में हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ता है। 35, 40, 45 साल की उम्र में हम बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे थे, रियल एस्टेट में हो या शेयर मार्केट में हो या म्यूचुअल फंड में हो। और एग्रेसिव का मतलब है कि बड़ी तेज रफ्तार से पैसे में इन्वेस्टमेंट जो किया है उसमें हमको रिटर्न मिले ना, 10% रिटर्न हर साल का, 15%, 20%, ऐसा बड़े बड़े टारगेट लेके हमने किया। लेकिन जिसमें रिटर्न ज्यादा होता है उसमें रिस्क भी ज्यादा होती है। तो अगर रिटर्न नहीं मिला और कभी कल को उठ के कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई तो
वो वाले जनरली इन्वेस्टमेंट में पैसा बहुत जल्दी डूब भी सकता है, कम भी हो सकता है। 1 लाख रुपए लगाया तो 1 लाख का 1,20,000 हो जाए अगले साल, ये सोच के लगाया था, लेकिन मार्केट कंडीशन में कुछ ऐसा बदलाव आया कि वो 1 लाख की जगह 70,000 पे पहुंच गया। ऐसा भी हो सकता है, शेयर मार्केट डाउन हो गया, कुछ ऐसा हो गया, प्रॉपर्टी रेट कम हो गया। तो हमको अब ये सोचना है कि 60-65 साल की उम्र में और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो जब जवान थे 30-35-40 साल की उम्र में, तो उस समय एग्रेसिवली क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमको मालूम है कि पैसा थोड़ा, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट जो है उसमें थोड़ा सा अगर अच्छा डाउन टर्न आया हुआ है तो 4-5 साल के लिए उसको रहने देते हैं, अपने आप ही रिवाइवल होगा, अपने आप ही ग्रोथ होगी, अपने आप ही सब कुछ सुधर जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो बहुत समय है। और थोड़ा बहुत पैसा डूब गया तो कोई बात नहीं, हमने तो रिस्क लिया था और अभी तो बहुत टाइम है कमाने के लिए, अभी और कमा लेते हैं, अब अगली बार थोड़ा सोच के इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन 60-65 साल की उम्र में कहाँ कमाने जाएंगे? उस समय अगर आपका पैसा डूब गया तो क्या होगा, सोच के देखो। तो भले ही पैसे में बहुत सारा ग्रोथ ना हो, हर साल 10%, 15% रिटर्न ना मिले, है ना, सिर्फ 5%, 8% भी अगर मिल जाता हो, तो कम से कम इतनी तो गारंटी है कि डूबेगा नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसको, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमको ये देखना चाहिए कि हमारा रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर रिस्क लेने का कैपेसिटी नहीं है, रिस्क लेने का मतलब है कि अगर ये पैसा कम हो गया तो, क्योंकि उसके हिसाब से हमने प्लानिंग करके रखा है कि हर महीने हमको इतना पैसा चाहिए, तो ये मूडी हमने जो लगा के रखी है उसमें से हमको धीरे धीरे करके मिलता रहेगा पूरी जिंदगी। तो वो, अगर वो मूडी कम हो गई, हमारा जो कॉर्पस कम हो गया, तो सारा का सारा प्लानिंग फेल हो जाएगा हमारा। तो वो कम नहीं होना चाहिए, बड़े नहीं का तो चलेगा। तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। तो सारा का सारा पूरा इन्वेस्टमेंट जो है, जो हमने गोल्ड में किया है, रियल एस्टेट में किया है, घर में, प्लॉट में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, जहां जहां पे भी, फिक्स डिपॉजिट में जो भी कुछ किया, पोस्ट ऑफिस में किया, उन सबको फिर से बैठ के सोचना पड़ेगा कि अब इन सबको अलग तरीके से करना पड़ेगा। ओके। और जो मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट नाउ गोज इनटू सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, कि जहां पे डूबने की कोई गुंजाइश ही नहीं हो और तुरंत लिक्विडिटी हो, कल को उठ के अगर हमें जरूरत पड़ी तो इमीडिएटली उसको बेच सके, उसको लिक्विडेट कर सके, ऐसा ऑप्शन हमको ढूंढना चाहिए। आखिरी पॉइंट इस सुझाव में, वानप्रस्थ आश्रम। अब हम इतनी समृद्ध संस्कृति में पैदा हुए हैं, भारतीय संस्कृति में, तो हमें उससे थोड़ी सीख लेनी चाहिए। ओके। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर आप देखेंगे तो हमारे जीवन को उन्होंने, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उनका जो गाइडेंस हमको मिला है, मार्गदर्शन, उन्होंने जीवन को 4 भाग में विभाजित किया है। सो 4 डिवीजन बताए हैं उन्होंने। तो पहला वाला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें हमें बहुत सारा सीखना है और दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, उस काबिल अपने आप को बनाना है, वो पहला पार्ट, फर्स्ट डिवीजन। जब हम समृद्ध हो जाए एक तरह से दुनिया में कंट्रीब्यूट करने के लिए और गृहस्थी का भार उठाने के लिए, तो गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। फिर गृहस्थी का काम पूरा हो गया, हमको जो जो हासिल करना था वो कर लिया, दुनिया के लिए जो करना था वो भी कर दिया, पैसा भी इकट्ठा कर लिया, नाम भी कमा लिया, बच्चे भी बड़े हो गए, सब अपने लाइन पर लग गए, शादी वादी हो गई, अब हमारा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश होगा। वानप्रस्थ आश्रम पूरा होगा, उसके बाद संन्यास आश्रम। 4 अलग अलग जीवन के जो क्षेत्र हैं उसमें वानप्रस्थ का जो है वो बहुत महत्व है। तो वानप्रस्थ आश्रम कब लागू पड़ता है? गृहस्थ जीवन पूरा हुआ और तुरंत वानप्रस्थ शुरू हो जाना चाहिए, और संन्यास आश्रम के पहले वाला। तो रिटायरमेंट की जो एज होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वानप्रस्थ आश्रम की आचार संहिता के अनुसार हमें जीना चाहिए। उसमें क्या क्या आता है, तो थोड़ा होमवर्क है आपके लिए, थोड़ा गूगल सर्च कीजिए, लोगों से पूछिए, लाइब्रेरी में जाके किताब लेके आइए, उसमें आपको जानने को मिलेगा। बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा जीवन का फेज है जिसमें हमारी मोह माया कम करने की जरूरत है। संसार के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है, जो हम आश्रित थे पहले, उसको कम करने की जरूरत है, सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ाने की जरूरत है। फिर दुनिया के पास में से हमें कुछ मिले, पैसा, दौलत, प्रसिद्धि, वो अभी हमें बंद करना है, वो हमको उसकी इच्छा, चाह, एक्सपेक्टेशन बंद खत्म करना है। अब हम दुनिया को क्या दे सके, समाज को क्या दे सके, ये काम शुरू करना है बिना किसी अपेक्षा के। और अपना सारा काम खुद, कम से कम में जीवन का गुजारा चलाना शुरू करना पड़ेगा, और कम से कम लोगों की मदद से, खुद अपना काम खुद किया, ये सारा काम करेंगे तो जीवन में शांति आएगी, बहुत शांति आएगी।
और आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में आपका विकास हो रहा है, कई तरह का विकास, उसमें आध्यात्मिक विकास भी हो रहा है, ऐसा भी लगेगा। और आपका भाग्य अगर अच्छा होगा तो वानप्रस्थ आश्रम की तैयारी के कारण संन्यास आश्रम में आप प्रवेश कर पाओगे इसी जीवन में रहते हुए। घर में रहते हुए भी संन्यास आश्रम लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, और उस तैयारी का समय है वानप्रस्थ आश्रम। ये बहुत ही गंभीरता से सोचने का विषय है। ओके, अब आखिरी जो मेरा सुझाव है 10वां, मन के बारे में क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए। तो मन की शांति का बहुत महत्व है, बहुत जरूरी है। इट इज इसेंशियल इफ यू वांट टू चेंज द हैबिट पैटर्न ऑफ योर माइंड। हमारे मन की आदतों को अगर बदलना हो, पुरानी आदतों को, इतने वर्षों की पड़ी आदतों को, तो सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि मन को शांत करना पड़ेगा। अशांत मन किसी भी बदलाव को स्वीकार सरलता से नहीं कर सकता। ओके, और वो बदलाव आएगा भी नहीं, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर मन शांत होगा तो बातें बड़ी जल्दी समझ में आएगी, विचार बड़े जल्दी सुलझ जाएंगे, और रास्ता जरा सरल हो जाएगा। बदलाव के लिए रास्ता सरल हो जाएगा, आदतों के लिए भी और हर तरह की चीजों के लिए। तो मन की शांति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। शांत मन से बैठ गए, आंख बंद कर दी और थोड़ी देर के लिए सांसों को देखा, तो अपने आप ही मन शांत हो जाता है। ये अपने आप में एक ऐसी स्किल है जो कि सीखनी पड़ती है। जो सीखेगा उसको तुरंत फायदा हो जाएगा। हो सकता है कि आज करना शुरू किया तो आज के आज ना हो, क्योंकि उसमें परफेक्शन नहीं आया, लेकिन आज करना शुरू किया 2 4 6 8 10 दिन में निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलने लगेगा। जैसे जैसे परफेक्शन आएगा और भी ज्यादा उसका फायदा होने लगेगा, मन को शांत करना आने लगेगा। तो ये जो अशांत मन है, बेचैन मन है, डिप्रेसिव हताश मन है, उसको शांत करने के लिए हमको मानवीय प्रयास करने पड़ेंगे। फिर जीवन में एक ऐसी समझ आएगी, और ये आनी चाहिए, कि खाओ पियो सो मजा करो, इसके भी आगे जीवन में कुछ हासिल करना है। जैसा एक कहावत है ना कि इस लोक को तो सुधार लिया, अब चलो परलोक को सुधारते हैं। ये कब बोला जाता है? कि जब गृहस्थ आश्रम का काम पूरा हो गया, अब हमारा रिटायरमेंट एज आ गया है, 60 साल की उम्र आ चुकी है, और अब 60 साल के आगे का जीवन हमें गुजारना है। तब ये कहा जाता है कि इस लोक को तो सुधार लिया। इस लोक का मतलब क्या हुआ? जितना काम हो सकता था वो कर लिया, जितना पैसा कमा सकते थे कमा लिए, जो भी कुछ नाम प्रसिद्धि हासिल करनी थी या हो सकती थी वो कर ली। अब सब हो गया, इस लोक में जो करना था वो हो गया। अब परलोक, परलोक का मतलब ये है कि अब जितने भी पाप कर्म किए उनको धोने का काम शुरू करते हैं, ताकि अगला जीवन थोड़ा अच्छा मिले। नहीं तो इन पाप कर्मों के कारण अगला जीवन और भी दुखदायी हो सकता है। और इस जन्म में पाप कर्म नहीं किए, हो सकता है पिछले जन्म में किया हो, तो उनको धोने का काम करना पड़ेगा। फिर मन को और भी विकसित करने का काम अभी ही कर लेते हैं, ताकि इस जीवन में भी फायदा हो, और अगर अगला जीवन जैसा कुछ होता तो और भी सरल हो, उसमें जीवन की यात्रा और आगे से शुरू करने को मिलेगी हमें। तो ये एक समझ आनी चाहिए, तो फिर काम हो सकता है। और वैसे भी पहले तो हम बहुत बिजी थे और हमेशा बोला करते थे, अरे एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिल रहा, मेडिटेशन के लिए नहीं मिल रहा, समाज सेवा के लिए नहीं मिल रहा, बहुत बिजी, बच्चों के लिए बिजी, परिवार के लिए बहुत बिजी, काम बहुत है, बिजनेस बहुत है, ये सब बहुत है। अब बिजी नहीं है ना, अब तो कुछ भी नहीं है, तो अब वो सब करना चाहिए, लेकिन अब करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि पहले किया नहीं था, इसलिए आदत नहीं डाली थी, इसलिए। तो भले थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, लेकिन अभी आदत डालनी पड़ेगी। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन आउटसाइड वर्ल्ड, इसको एक्चुअली एक तरह से कहा जाए तो तपश्चर्या की शुरुआत कहा जाता है। ओके, हम जब खुद के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होकर, सेल्फ डिपेंडेंसी जिसको कहते हैं, जीने लगेंगे, तो एक अलग ही तरह का मजा आने लगेगा आपको। ओके, तो दूसरों के ऊपर आश्रय को कम कीजिए, डिपेंडेंसी ऑन अदर पीपल एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, जितना हो सके अपनी आवश्यकताओं को सीमित कीजिए। ओके, जितना हो सके दूसरों जो हमारी जो जरूरतें हैं उनको भी कम कीजिए, कम से कम में गुजारा हो सके, इसकी आदत डालना शुरू कीजिए। कम से कम में गुजारे की आदत अगर पड़ जाए तो ये मान के ही चलिए कि ये तपस्या का जीवन जीना शुरू कर दिया। बस फिर करना इतना है कि आवश्यकता को जो कम किया था और भी कम किया,
फिर उसके हिसाब से चलने लगे, फिर और भी कम किया 1-2 साल में, फिर और भी हर साल 2 साल में अपनी आवश्यकताओं को और कम करते गए, और कम करते गए। जबरदस्ती नहीं, सहजता से। सहजता से जितना हो सके एफर्टलेसली उतना ही करना है, थोड़ा-थोड़ा, 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 ठीक है? जितना कम से कम में गुजारा होगा और जितना सेल्फ डिपेंडेंसी आएगी, उतना जीवन में सुख शांति बढ़ती ही जाएगी, ये कुदरत का नियम है। और ये करने का समय आ गया है, अगर ऑलरेडी आप ये सब नहीं कर रहे होंगे तो। और लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, अब वो समय जा चुका है कि जिसमें हम पास्ट की मेमोरी में जो जो गलत चीजें थी, जो जो दुखदाई सब कुछ हुआ था, उसको याद करते रहें और भविष्य की चिंता करते रहें। अब तो वर्तमान में जीने का समय आ गया है। एक्चुअली तो हर समय वर्तमान में जीने का ही होता है, लेकिन अब तो ऐसा आ गया है कि अब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अगर आप भूतकाल की बातें सोचेंगे तो उसमें दुखदाई ज्यादा आएगी। जो जो भी कुछ गलत काम हुए, जो जो दुखदाई चीजें हैं, वो सब ज्यादा याद आएगा। सुख वाला तो बहुत कम याद आता है। और भविष्य के बारे में अगर सोचेंगे तो चिंताएं ज्यादा होंगी। दोनों में से कुछ भी हमारे काम के नहीं है। और अगर वर्तमान में जीना शुरू करेंगे तो वर्तमान में न तो भविष्य की चिंता होती है, न भूतकाल का कोई दुख दर्द होता है। तो वर्तमान में जीने के लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, कंसंट्रेशन की टेक्निक सीखना पड़ेगा। तो वर्तमान में जीना, सबसे पहले तो सोचना पड़ेगा कि ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो बिल्कुल निश्चित रूप से होता है। तो ऐसा भी कुछ होता है तो उसको हर कोई व्यक्ति सीख सकता है क्या? बिल्कुल सीख सकता है। घर बैठे सीख सकता है कि नहीं? बिल्कुल घर बैठे सीखा जा सकता है। तो फिर उसके लिए प्रयास करने का काम शुरू होगा। तो सबसे पहले जो हमें सीखना है, एकांत में रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ओके, जो जो मैं बता रहा हूँ सीखने में, ये एक अगली चीज, एकांत में रहने की आदत। एकांत में रहने की अगर आदत पड़ जाए तो अकेलापन नहीं लगेगा। सॉलिट्यूड में रहने की आदत अगर पड़ जाए तो लोनलीनेस नहीं फील होगी आपको। ओके, और ये लोनलीनेस इज अ डिजास्टर। बुढ़ापे का, ओल्ड एज का बहुत बड़ा दुश्मन जो है, बीमारियों से भी बड़ा दुश्मन है लोनलीनेस। बीमारियां तो दुश्मन है ही, लेकिन अकेलापन महसूस अगर होता है तो बहुत ही दुखदायी है। तो अकेलापन महसूस कब नहीं होगा? कि जब आपको एकांत में रहने की आदत पड़ जाए। तो अगर आपने पहले से आदत डाल रखी है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं डाली तो डालिए, अकेले में बैठिए। ओके, अपने कमरे में या कहीं पर भी, किसी मंदिर में, जो भी कुछ है आपको कर सकते हैं। 1 घंटा दिन में शांत मन से आंख बंद करके बैठिए, फिर माला जपिए, कुछ पढ़ाई का काम कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी कुछ आपको आता है। और नहीं आता तो सीखिए। शुरुआत अगर करनी हो तो 15-20 मिनट, आधे घंटे से कीजिए, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते 1 से 1.5 घंटे तक लेके जाइए। और दिन में 2 बार कर सके 1-1 घंटा तो और भी अच्छा। तो इससे आपको अकेले अकेले में रहने की, एकांत में रहने की आदत पड़ने लगेगी। ओके, और ये अपने टाइम टेबल में डालिए कि मेरे टाइम टेबल में दिन में 2 बार एकांत में बैठ के माला जपने का काम, या मेडिटेशन का काम, या कंसंट्रेशन का काम, या कुछ स्क्रिप्चर का रीडिंग का काम, ये मुझे करना ही है। और उसमें कोई भी डिस्टरबेंस आना नहीं चाहिए। और मोबाइल वगैरह लेके नहीं, अकेले में, एकांत मतलब एकांत, कोई भी नहीं, और मौन धारण करके, मौन रखते हुए। ये एक इतनी बड़ी स्किल है कि सिर्फ ये एक ही चीज से आपका पूरा का पूरा आगे का जीवन बदल सकता है। सिर्फ ये एक ही चीज से, इतना महत्वपूर्ण है। फिर एक और चीज सीखनी पड़ेगी अगर नहीं सीखी है अभी तक, कि मन के ऊपर नियंत्रण कैसे लाएं। तो उसके लिए हमें धारणा, मन को एकाग्र करना सीखना पड़ेगा, कंसंट्रेट, फोकस करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सांस के ऊपर ध्यान को लगाया जा सकता है, मंत्र जाप किया जा सकता है, माला जो घुमाने का काम होता है उससे भी माइंड के ऊपर मन जो है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो मन को नियंत्रण में लाने के लिए कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे कि कंसंट्रेशन की कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से मन के ऊपर नियंत्रण बढ़ेगा। अगर अभी तक नहीं किया तो अभी भी किया जा सकता है। और अगर मन के ऊपर नियंत्रण बढ़ेगा तो जो भी कुछ आपके बस में है वो सब होने लगेगा। जो बस में नहीं है वो तो बस में है ही नहीं। लेकिन जो जो भी कुछ चीजें हमारे बस में है, कम से कम वो तो होनी चाहिए। समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे व्यायाम करना, जितना खाना है सिर्फ उतना खाना, जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना, छोड़ देना। मन में भी वही विचार चलना चाहिए जो हम चाहें, जो नहीं चलना चाहिए उसको जब चाहे तब बंद कर सके। ये सब हमारे बस में है। और ये कब हो पाएगा? कि जब मन के ऊपर नियंत्रण बढ़ेगा। और मन के ऊपर नियंत्रण बढ़ाना हो तो सुबह शाम
20-20, 25-25 मिनट के लिए बैठ जाइए और कंसंट्रेशन की टेक्निक शुरू कीजिए। 2-4 हफ्ते के अंदर ही आपको महसूस होने लगेगा कि थोड़ा-थोड़ा मन के ऊपर नियंत्रण आने लगा है। फिर रोज-रोज प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा नियंत्रण आने लगेगा। फिर और भी आगे का अल्टीमेट सबसे आगे की जो चीज सीखी जा सकती है वो है ध्यान, मेडिटेशन। अगर आपने सीख लिया है ऑलरेडी और नियमित रूप से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन किसी कारणवश अभी तक नहीं हो पाया, तो बस ये सबसे बढ़िया समय आ गया है। अब हमें मेडिटेशन सीख लेना चाहिए, ध्यान। तो किसी अच्छी जगह पे कोई बढ़िया सेंटर में जाके, बहुत सारे अलग-अलग तरह के मेडिटेशन होते हैं, थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा ढूंढिए कि कौन से होते हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है और उसको करिए प्रैक्टिस। ओके, जाके सीख के आइए टेक्निक। कोई भी सेंटर में जाके सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन सीखने का काम ऑडियो या वीडियो से नहीं किया जा सकता, उसको सेंटर में जाके सीखना पड़ता है, बहुत ही अनुभवी लोगों के पास में, जिन्होंने कई कई वर्षों तक मेडिटेशन किया हुआ है। फिर टेक्निक सीखने के बाद घर पे आके नियमित रूप से उसका प्रैक्टिस शुरू कीजिए, तो ये जीवन तो बदल ही जाएगा। आगे के जीवन बदलने का भी पूरी पूरी संभावना। ये सारी चीजें मानवीय प्रयास के द्वारा ही की जा सकती है और सिर्फ मनुष्य कर सकता है। ये जो मन से संबंधित 10वां सुझाव मैंने आपको बताया, ये सिर्फ मनुष्य कर सकता है। और अगर हमें मनुष्य का जीवन मिला है और अगर हमने इन सब चीजों के ऊपर पूरा समय अभी तक नहीं दिया, क्योंकि नहीं दे पाए थे, तो अब समय आ चुका है इन सब। और ये कुछ छोटी चीजें नहीं है, कुछ इग्नोर करने जैसी चीजें नहीं है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में ये सब चीजें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं इस लेक्चर में नहीं बता रहा, लेक्चर से थोड़ा अलग हटके है, और वो ये है कि अपनी बीमारियों को थोड़ा अच्छे से मैनेज करें। क्योंकि ऐसा होता है कई बार, जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आता है तो बीमारियां आने लगती हैं। बुढ़ापे में बीमारियों का आना जरूरी नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए, अगर हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल सही तरीके से चल रही थी तो। और अगर अभी भी ठीक से चल रही है तो आगे भी बीमारियों के आने की संभावना बहुत कम है। या कुछ आएगी इक्का दुक्का छोटी मोटी बीमारी तो बात अलग है, उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से हमें बीमारियां हैं और हमारी दवाइयां भी चल रही हैं, तो ऐसा मान के न चले कि ये दवाइयां तो अभी कभी बंद होने ही नहीं वाली और बीमारियां बढ़ने ही वाली हैं और दवाइयां भी बढ़ने ही वाली हैं। सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलिए, और वो ये कि अब हमें प्रयास करके हमारी बीमारियों को कैसे ठीक करना है और हमारी दवाइयों को कैसे कम करना है। ओके, डॉक्टर के सुपरविजन में रहते हुए, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा और बीमारियां दूर होंगी तो डॉक्टर अपने आप दवाइयां कम करेगा कि नहीं करेगा, और बहुत सारी दवाइयां बंद भी हो सकती हैं। तो अब आपके पास में समय आ गया है कि आप इस चीज को ढूंढना शुरू करें कि एलोपैथी में और क्या किया जा सकता है ताकि आपकी दवाइयां कम हो और बंद हो। अगर आपने कोई दूसरा हेल्थ साइंस अभी तक कभी देखा ही नहीं तो उसके बारे में जानना शुरू कीजिए। होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग, इसके द्वारा आपकी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। अगर बीमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता तो भी उसमें सुधार लाया जा सकता है। पूरी तरह से अगर ठीक ना हो तो भी सुधार हो सकता है ताकि दवाइयां कम हो, और साइड इफेक्ट के लिए जो दवाइयां ले रहे हैं उससे छुटकारा मिल सकता है। ये सारी चीजें कई कई लोगों के जीवन में, कई मतलब हजारों लोगों के जीवन में मैंने देखा है होते हुए, कुदरती उपचार केंद्र में और घर पे बैठ के भी। तो बीमारियों के कारण जो दवाइयों के ऊपर आपका आश्रय बढ़ता जा रहा है, डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, उसमें से छुटकारा पाने के लिए कॉन्शियसली प्रयास कीजिए। ठीक है, तो मैनेज योर कंडीशंस वाइजली, क्योंकि उसमें अगर आप नहीं करेंगे और पूरा का पूरा डॉक्टरों के भरोसे जीवन छोड़ देंगे तो बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय बर्बाद होने वाला है। ये मेरा पूरा जो 10 सुझावों का आपके साथ में जो शेयर करने का प्रयास था वो पूरा होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने जो ये जो एक लेक्चर तैयार किया था कि हमारी जीवन शैली में, हमारी सोच में क्या परिवर्तन करें कि जिससे हमारा आगे का जीवन सुख शांति से जाए, हमारे तनाव दूर हो, हमारी बीमारियां दूर हो, हमारा स्वास्थ्य पहले से ज्यादा सुधरे और हम सचमुच में शांति में जीवन जी सकें और शांति में जीवन के आगे का भी प्रोग्रेस कर सकें। इन सब चीजों को ध्यान में रख के मैंने आपको मेरे सुझाव दिए। आशा करता हूं कि आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। सोचने के बाद में एक थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे कि भाई अगले 6 महीने 1 साल में इसमें से कैसे
एक एक करके चीजों को जीवन में उतारना शुरू करें और फिर प्रयास करके देखिए तो उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि इन सारी चीजों को जो मैंने आपको बताई है जीवन में उतारने की आपको अंतःप्रेरणा हो, है ना, आपको इंट्यूशन हो कि इन सब चीजों को करना चाहिए। और मेरी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप ये सब चीजें कर पाए। अगर बीच में कहीं पे भी आपको मार्गदर्शन की जरूरत हो, आप हमेशा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये शुभेच्छा के साथ में इस लेक्चर को खत्म करता हूँ कि आपका आगे का जीवन बहुत ही सुखमयी और शांति से गुजरे। Thank you very much for listening to this lecture so patiently. Wish you well.